ओके फाइन। तो हमारा सब यूनिट सेकंड चल रहा है जिसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है, राइट। तो आज सेकंड लेक्चर है। कल हमने क्या क्या कर लिया था वो एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूँ मैं आपको, फिर उसके बाद हम लेक्चर आज का शुरू करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। फाइन। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कल देख लिया था, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिटेल में डिस्कस करा था इसको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, ऑलमोस्ट एक चीज एक ही होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता था, जब आप इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हो, उस पॉइंट के ऊपर जब लाने में जितना आपको काम करना लगता है, करना पड़ता है, वो आपका क्या कहलाता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलवाता था। प्रोवाइडेड वो जो आप चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लेकर आ रहे हो, वो एक्सेलरेट नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम था, पर इस केस में आप क्या करते हो, इन्फिनिटी से ना लाकर बल्कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को लेके जाते हो विदाउट एक्सेलरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के फार्मूले देखे थे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो फार्मूला था वो क्या होता था, अगर वी ए बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकाल दो तो फार्मूला क्या हो जाएगा इसका, एक तो हो जाएगा वर्क, कौन सा वर्क, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, डिवाइड कर देते हैं उसको किसके साथ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज के साथ, आपको क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। दूसरा फार्मूला क्या है, जैसे एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट जहां है, और ये आपका चार्ज है, ये मान लीजिए कौन सा पॉइंट है आपका ए और ये कौन सा बी, यहां से लेके यहां तक चार्ज को लेके जाने में आपको वर्क कितना लगा बहुत अलग बात होगी। अगर यहाँ पे पोटेंशियल वी ए है और यहाँ पे पोटेंशियल बी बी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे, कौन सा, वी ए बी पोटेंशियल कैसे निकालोगे, क्या हो जाएगा वो बी बी माइनस बी ए। ये बात मैंने कल आपको समझाई थी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने यूनिट्स देखे थे, ठीक है। ये यूनिट्स में थोड़ा सा एरर था, वो मैंने आपको करेक्ट करवा दिया था। इसको थोड़ा सा साइज हम रिड्यूस कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने 1 वोल्ट क्या होता है वो देखा था। वोल्ट आपके बेसिकली यूनिट होता है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। फिर हमने डिराइव की थी इक्वेशन, किसकी इक्वेशन हमने डिराइव की थी, हमने डिराइव की थी इक्वेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इस बात को ध्यान रखना कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम में ज्यादातर तो पॉजिटिव के लिए ही पूछते हैं, लेकिन अगर आपको नेगेटिव, यहाँ पे मैंने कौन सा चार्ज लिया था, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिया था। एग्जाम में क्यों कई बार वो डायरेक्टली पूछ लेगा कि नेगेटिव चार्ज के कारण आप क्या फाइंड करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो। तो उस केस में आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्यू था ना, यहाँ पे जहां जहां नेगेटिव साइन था वहां वहां पॉजिटिव, और जहां जहां पॉजिटिव था वहां वहां क्या करते जाओगे, नेगेटिव साइन करते जाओगे। क्यों, देखो ध्यान से, ये चार्ज पॉजिटिव था इसलिए इसको पॉजिटिव लिया था, अगर ये नेगेटिव होता तो यहाँ साइन कौन सा हो जाता, नेगेटिव हो जाता। तो यहाँ पे भी साइन कौन सा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता। इस तरह से आपने साइन चेंज करते हुए चलने हैं। जब लास्ट में आपको आंसर मिलेगा, जो रिलेशन मिलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे भी साइन नेगेटिव होगा ये, और यहाँ पे भी साइन क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। तो मैंने ये कंक्लूड भी करके लिखा हुआ लास्ट में, कल जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट सेंड करे होंगे। यहाँ पे देखो, अगर आपका पॉइंट चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैसा, पॉजिटिव। अगर आपका पॉइंट चार्ज कैसा हो, नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका कैसा, नेगेटिव। ये बात को ध्यान रखना है आपने। तो नेगेटिव वाली आपने खुद डेरिवेशन करनी है, कुछ भी नहीं है, बस साइन चेंज होता जाएगा हर केस में। फाइन, ओके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अगर इसमें जितना मैंने पढ़ा दिया है, इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। तो साथ में मैं चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आर कंजर्वेटिव इन नेचर। जो इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं ये कैसी होती हैं, कंजर्वेटिव होती है नेचर में, ठीक है। कंजर्वेटिव नेचर क्या होता है, मैंने आपको 11th में बताया हुआ है ना, बहुत बार बताया। जब आपका मैंने इंट्रोडक्शन शुरू किया था फिजिक्स का 11th में, तब भी मैंने बताया था। उसके बाद हमने बहुत जगह इस कंजर्वेशन का मतलब समझा हुआ है। कंजर्वेशन तो सिंपल होता है कि कोई भी चीज जो चेंज ना हो। कंजर्वेटिव नेचर का दूसरा मतलब क्या है, आपकी कोई भी क्वांटिटी जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। मींस जो कोई भी क्वांटिटी जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो उसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्व क्वांटिटी बोल देते हैं, ठीक है। कंजर्वेटिव नेचर होता है उसका। वो डिपेंड नहीं करेगी उसका पाथ कैसा है, ऐसे आई घूम के वापिस इधर आ गई, उससे कोई मतलब नहीं है। उसको ये देखना है कि इनिशियली उसका क्या पोजीशन थी और फाइनल उसकी पोजीशन क्या थी। तो मींस वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर, नॉट ऑन पाथ फॉलोड। तो यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जो कंजर्वेटिव होता है नेचर में, इसका मतलब क्या हो गया कि
आपका ये कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जब जो आप वर्क करोगे वो वर्क भी आपका कैसा रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। अगर वर्क कंजर्व्ड रह रहा है तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंजर्व्ड होता है, प्रूफ करो, तरीका यही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कंजर्व्ड होता है, प्रूफ करो, तरीका यही रहेगा। इलेक्ट्रिक फोर्सेस कंजर्व्ड होती है, प्रूफ करो, तरीका यही रहेगा। समझ गए बात को। ये सारी चीजें आपकी क्या है, कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड जब मीन्स ये इनका नेचर कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। ठीक है, देखो क्या है, ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स, जो फोर्स के द्वारा काम किया जाएगा किसको, इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड, उसे हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव इन नेचर बोलते हैं। जस्ट मैंने अभी बताया आपको। अच्छा, द फील्ड वेयर द कंजर्वेटिव फोर्स इज फेल्ट इज कॉल्ड, वो फील्ड जहां पे कंजर्वेटिव फोर्सेस हमें फील हो, उन फील्ड को हम कौन सा फील्ड बोलते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए जो कौन सा फील्ड हो जाएगा आपका, कंजर्वेटिव फील्ड हो जाएगा। सिंपल सी बात, कंजर्वेटिव फील्ड के बारे में मैंने क्या बताया कि इस केस में जो वर्क किया जाता है एक पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में, वो वर्क सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करे, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे, पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे कि कौन से पाथ को उसने फॉलो किया है। उसे हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस या कंजर्वेटिव फील्ड। क्लियर होगी बात। देखिए यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। मान लीजिए एक आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है, जिसको द वर्क डन टू कैरी द टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज है, क्यू टेस्ट चार्ज है, उसको एक पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जाने में, इन दी फील्ड ऑफ, किसके फील्ड में, इस क्यू चार्ज की फील्ड में, डज नॉट डिपेंड अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड ना करे, पाथ के ऊपर डिपेंड ना करे, इट डिपेंड अपॉन किसके ऊपर, सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर सिर्फ डिपेंड करे। बात समझ आ रही है, वही बात लिखी हुई है जो ऊपर समझाई। इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड, डिपेंड ना करती हो किसके ऊपर कि कौन सा पाथ उसने फॉलो किया। सो वी से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। वही बात यहाँ पे रिपीट करके लिख दिया हमने कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम एक चार्ज को लेके जा रहे हो, टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हो, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करे, ए और बी पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करे, इंडिपेंडेंट हो, पाथ कौन सा फॉलो किया उसके ऊपर डिपेंड ना करती हो, वैसे उसे हम क्या बोलते हैं, वी से दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर। वही बात रिपीट करके लिखी हुई है। बात अब करेंगे हम इसका प्रूफ। ठीक है, इसको करना हमें क्या, प्रूफ। तो ये आ जाएगा इसका प्रूफ। अब देखिए, मैं इसको प्रूफ करने से पहले एक बात कल के लेक्चर की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ वापिस। देखिए, कल जब हमने वर्क फाइंड किया था तो मैंने कल भी आपको बताया था, जब भी आपने वर्क फाइंड करना, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। मींस थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा वर्क मिलेगा, है ना। थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट कितनी की थी हमने, डीएक्स डिस्प्लेसमेंट की थी। इस डीएक्स डिस्प्लेसमेंट भी जो आपका जो फोर्स जो लग रही होगी उस चार्ज के ऊपर, वो कितनी लग रही होगी, ऐसी लग रही होगी, ये तो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन जो स्मॉल वर्क कैसे चेंज होता है, वर्क डिपेंड कर रहा था आपका डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, यानी कि डीएक्स हमने एक्स माना हुआ था डिस्प्लेसमेंट को, आप एल भी मान सकते हो, डीएल भी मान सकते हो, डीएक्स भी मान सकते हो, डीएस भी मान सकते हो, वो आपके ऊपर है। आप उसको बता दो जी ये है क्या चीज, उसका नाम दे दो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट को किसके साथ लिखा था, डीएक्स के साथ। तो जो स्मॉल वर्क डिपेंड कर रहा था वो किसके ऊपर कर रहा था, डीएक्स के ऊपर, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के ऊपर कर रहा था। जब मुझे टोटल वर्क फाइंड करना पड़ा, ये थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा वर्क, जो टोटल वर्क फाइंड करना पड़ा, तो मैंने क्या की, इसकी इंटीग्रेशन की। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये इंटीग्रेशन का नाम अगर मुझे आपको बता रहा हूँ ना कि ये कौन सी इंटीग्रेशन है, इसे हम बोलते हैं लीनियर इंटीग्रेशन। कौन सी इंटीग्रेशन, लीनियर इंटीग्रेशन। लीनियर इंटीग्रेशन क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट कैसा पाथ होता है, लीनियर पाथ होता है, इसलिए ये इंटीग्रेशन कौन सी इंटीग्रेशन होगी आपकी, लीनियर इंटीग्रेशन। तो मीन जब आपने टोटल वर्क फाइंड किया इस केस में, तो टोटल वर्क आपको कैसे मिला, लीनियर इंटीग्रेशन से मिला। तो याद रखना ये इंटीग्रेशन कौन सी होती है आपकी, लीनियर इंटीग्रेशन होती है। आगे भी बहुत किस्म की हम इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है, मैथ वाले तो पढ़ेंगे अलग अलग किस्म की इंटीग्रेशन, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे नाम बता दिया। अगर नहीं भी पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलते हैं अभी टॉपिक की तरफ। देखिए क्या कहता है, मान लीजिए एक आपका कोई चार्ज है, कौन सा चार्ज, क्यू चार्ज है। इस क्यू चार्ज के फील्ड में आपको एक क्या करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है। कहां से कहां तक, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। आपने क्या किया, एक चार्ज को उठाया किसके फील्ड में, क्यू चार्ज के फील्ड में। इस चार्ज को पहले ए पोजीशन पे था, आप ए पोजीशन से लेके इसको कौन सी पोजीशन पे लेके चले गए, बी पोजीशन पे लेके चले गए। बाद में बी पोजीशन से लेके इसको उठा के वापस कहां पे ले आए, ए पोजीशन पे ले आए। तो हम प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि आपका जो चार्ज है,
सॉरी जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। देखिए कैसे करते हैं, पहले वही यहाँ पे मैंने जो समझाया वही लिखो वो यहाँ पे कंसीडर कर लो 2 पॉइंट ए और बी, कहाँ पे इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, एक टेस्ट चार्ज को मूव करने में जो हमें काम करना पड़ेगा, कहां से, फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अलोंग ए क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ की, किसके अलोंग ये हमें काम करना पड़ेगा, देखिए अलोंग ए क्लोज पाथ, यानी कि पहले आप ऐसे लेके गए बाद में ऐसे लेके गए, तो पाथ कैसा हो गया, क्लोज्ड पाथ हो गया, कैसा पाथ हो गया आपका, क्लोज पाथ। और यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर आप मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको जस्ट समझा के आया कि आपकी ये इंटीग्रेशन जो होने वाली है कौन सी होती है, लीनियर इंटीग्रेशन होती है। देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझो, इंपॉर्टेंट बात क्या है आपकी, देखो कल मैंने आपको बताया था वर्क आपका होता क्या है, वर्क इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इस स्टेप को करने से पहले मैं एक बात समझा रहा हूँ आपको। कल हमने वर्क क्या देखा था, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट को डीएल के साथ लिख सकता हूँ। अगर डीएल लिख रहा हूँ तो यहाँ से स्मॉल वर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डीडब्ल्यू हो जाएगा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो वर्क को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। अगर मुझे टोटल वर्क लिखना है तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। जैसे इंटीग्रेशन कर दूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा डब्ल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चल क्यों नहीं रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डॉट डीएल की इंटीग्रेशन। और कल भी हमने बताया था ये फोर्स क्या है, फोर्स क्या होती है, देखिए फोर्स का फार्मूला होता है हमारा एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये क्यू नॉट ई कहां से आ गया, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, पर यूनिट चार्ज हम बोलते हैं जिसको। इस क्यू नॉट को इधर भेजेंगे तो ये एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा। ये बात समझ आ रही होगी। लेकिन हम कौन से चार्ज को मूव करवा रहे हैं, यूनिट टेस्ट चार्ज को या यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो ये क्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि यूनिट वैल्यू है इसकी। तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो एफ किसके बराबर हो जाएगा आपका, ई के बराबर। तो जहां पे मैं डब्ल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ ई, एफ को क्या लिख सकता हूँ, ई डॉट डीएल। क्या ये बात समझ आ गई यहाँ से, ये मैंने ई डॉट एल क्यों लिखा हुआ है, ये यहाँ से आया हुआ है, हम एक्चुअली वर्क की बात कर रहे हैं। क्या ये सभी को बात क्लियर होगी कि नहीं हुई, एक बार मुझे बता दो फिर आगे बढ़ू मैं। W इक्वल्स टू ई डॉट डीएल कैसे लिखा हुआ मैंने, सभी को क्लियर है, यस, काशविश यस, ओके फाइन, सभी स्टूडेंट्स का यस आना शुरू हो गया, ओके मीन समझ आ रही है, फाइन। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आज मैं शायद आपको स्क्रीनशॉट सेंड नहीं करूंगा। तो ये कहाँ से आया है प्रूफ मैंने आपको बता दिया, आप साइड पे अपनी कॉपी पे लिख सकते हो, क्योंकि कल को फिर से कंफ्यूज ना हो जाओ जब आप रिवीजन करोगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, ओके। अब देखो आते हैं हम टॉपिक पे। लेट अस कंसीडर ए लाइन इंटरवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटरवल क्यों, क्योंकि आप लीनियर इंटीग्रेशन कर रहे हो डीएल, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। तो लेट अस कंसीडर ए लीनियर इंटरवल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए टू बी। मींस आप एक चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप ए से लेके बी तक लेके जा रहे हो, तो आपको वर्क कहां से कहां तक फाइंड करना है, ए से लेके बी तक फाइंड करना है। तो मींस वही तो वहां वही तो लिखा है, क्योंकि हमें लीनियर इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी कहां से, ए से लेके बी तक। तो ए से लेके हमने बी तक इंटीग्रेशन कर दी, लीनियर इंटीग्रेशन, जो कि क्या हो जाएगा, ई डॉट डीएल हो जाएगा, ठीक है। बाद में आप चार्ज को घुमा के वापिस ले आए, कहां से, देखिए, तो लीनियर इंटरवल अलोंग पाथ बी टू ए। अब देखो आप क्या किया, आपने क्या किया, उस चार्ज को बी से लेके कहां तक आ गए, ए तक लेके आ गए। तो फिर से अब लीनियर इंटीग्रेशन, पहले इस तरफ जाने में आपको वर्क करना पड़ा ए से लेके बी तक, फिर उसके बाद अब यहां से यहां है तो वर्क कितना करना पड़ा, बी से लेके ए तक। तो आपने ये दोनों वर्क फाइंड कर लिए। तो कौन सा, लाइन इंटरवल अलोंग द पाथ बी टू ए, तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा लिखने का तरीका। कुछ भी समझ नहीं आएगा तो बता देना। तो आपको टोटल वर्क फाइंड करना है। टोटल वर्क क्या, पहले आप ए से बी तक की तरफ गए, वर्क कितना, डब्ल्यू ए बी। बाद में आप बी से ए की तरफ है, वर्क कितना, डब्ल्यू बी ए। तो आपको टोटल वर्क फाइंड करना है, तो दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो क्या बताया मैंने, आप दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो टोटल वर्क द लाइन इंटरवल अलोंग द क्लोज पाथ, जो आपका क्लोज पाथ है उसके अलोंग जो लाइन इंटरवल होगा वो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इस तरफ प्लस इस तरफ, दोनों ऐड कर दो तो टोटल वर्क हो जाएगा। यानी कि किस्म का आपका, यानी कि ये पाथ कैसा बन रहा है आपका, क्लोज पाथ बन रहा है ना, क्लोज पाथ बन रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द टोटल वर्क अलोंग क्लोज पाथ। क्लोज पाथ का आपका टोटल वर्क कितना हो जाएगा बताओ मुझे,
इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। दिख रहा है, दोनों को ऐड किया हुआ है। जैसे ही दोनों को ऐड किया, अब यहां पे आएगा एक छोटा सा ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है, इस इंटीग्रेशन को मैं इसको थोड़ा सा इसका नाम भी दे देते हैं इक्वेशन नंबर, ताकि आपको ज्यादा क्लियर रहे। ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन थी फर्स्ट, ये इक्वेशन थी आपकी सेकेंड, और ये इक्वेशन बन गई आपकी थर्ड। ठीक है जी, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, और ये एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी कौन सी, थर्ड। बट यहां पे देखो, आपकी जब आप इस चार्ज को यहां से लेके यहां तक आ रहे हो, मीन्स इंटीग्रेशन कहां से, बी से लेके ए तक, लेकिन मुझे इसको उल्टा लिखना हो तो जब रिवर्स करना हो तो साइन क्या लगाना पड़ेगा मुझे, नेगेटिव। ध्यान से देखना, आप इंटीग्रेशन कहां से कर रहे हो, बी से लेके ए तक, किसकी, ई डॉट डीएल की। लेकिन अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, तो उल्टा करके कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन कहां से, ए से लेके बी तक। आपने डायरेक्शन क्या कर दी, रिवर्स कर दी। डायरेक्शन रिवर्स कर दी तो आपको इसको दिखाना भी तो पड़ेगा कि हमने डायरेक्शन रिवर्स की हुई है। डायरेक्शन उल्टी की हुई है तो मुझे कैसे दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगा के। कैसा दिखाना पड़ेगा, नेगेटिव साइन लगा के। अब मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए किसकी, ई डॉट डीएल की, किसके बराबर होती है, माइनस ए से लेके बी तक इंटीग्रेशन किसकी, ई डॉट डीएल की। तो मुझे ये वाली इक्वेशन कहां यूज कर देनी है, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड में मीन्स जहां पे ये चीज दिख रही है ना, वहां पे क्या पुट कर दो, इसको पुट कर दो। तो देखो क्या हो जाता है, ये इक्वेशन तो वैसी की वैसी रहेगी। कौन सी, ए से लेके बी तक डॉट ई डॉट डीएल, प्लस इसकी जगह मैं क्या रखने वाला हूं, इसकी ये यहाँ पे क्या था, बी से लेके ए तक, बी से लेके ए तक ई डॉट डीएल इक्वल टू मैं कैसे लिखूंगा, ये तो वैसी की वैसी रख दी मैंने। लेकिन जहां पे ये चीज थी, इसकी जगह मैं क्या करने वाला हूं, इसको रखने वाला हूं, किसको, इसको। तो देखो क्या आ गया हमारे पास, साथ में नेगेटिव साइन आ गया, और ये इसको ऐसे ब्रैकेट में रख लो। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो ये पूरी टर्म एक जैसी है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट, और ओवरऑल क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो। मीन्स टोटल वर्क जो आपको मिला वो कितना मिला, जीरो मिला। कहाँ पे, एक क्लोज पाथ पे। क्लोज पाथ पे आपको वर्क जीरो कब मिलता है, अगर आपका फील्ड कैसा हो, कंजर्व्ड हो। टोटल वर्क आपको क्लोज पाथ में जीरो कब मिलता है, जब आपका फील्ड कैसा हो, कंजर्व्ड हो। जहां से हमने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग क्लोज पाथ इज जीरो, मीन्स दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड एंड डिपेंड ओनली ऑन द एंड पॉइंट ए एंड बी ऑफ इंटीग्रेशन। जब आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा, हाँ याद आया, मैंने वो हमारा वो टॉपिक छूट गया था 11th में। थर्मोडायनेमिक एक आपका टॉपिक था, ग्राफिकली ए से बी तक जाना, बी से ए तक जाना, ऐसे करके एक हमारे पास ग्राफ बनता था। उसके केस में हम वहां पे भी ये चीज प्रूव करते थे कि हमारा जो वर्क है उस केस में वो क्या है, ओवरऑल क्लोज पाथ में क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा। तो वहां पे हम इसी तरह से प्रूव करते थे कि आपका कंजर्व्ड नेचर है। कैसा नेचर है उसका, कंजर्व। तो यहाँ पे भी हमने क्या प्रूव कर दिया कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका वो कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर है। एक सेकंड देना मुझे। तो मैंने आपको क्या समझाया, यहाँ पे मैंने सिंपल सी बात समझाई, द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग अ क्लोज्ड पाथ along a closed path is zero means that the work done by electric field is independent of path। पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, कंजर्व्ड है, यानी कि कंजर्वेटिव नेचर है, तो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ डिपेंड ओनली ऑन ए एंड बी। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए एंड बी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहां से चलना शुरू किया, यहाँ पे आए, फिर यहां से चलना शुरू किया, वापिस यहीं पे आ गए। उसको कोई मतलब नहीं है कि आप कहां से घूम फिर के आए हो। उसने ये देखना है कि पहले आप यहाँ पे थे, अभी भी यहाँ पे आए, तो उसके लिए जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, जीरो है। टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। ये कहानी है यहाँ पे। हाँ जी जट साहब, क्या कर रहे हो, एनोटेट क्यों कर रहे हो स्क्रीन पे। दूसरी बात, मैंने तुम लोगों को बोला कि आपने आपका जो सही नाम है वही रखोगे। आप पता नहीं क्या अजीब अजीब से नाम लिख के आ जाते हो यहाँ पे। क्लास में आए हो या कोई रैली करने आए हो, ओके। okay.
तो यहाँ पे ये बात समझ आ गई होगी आपको। तो यहाँ पे देखो, कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग ए क्लोज पाथ इज जीरो। जो बात मैंने जस्ट सबको समझाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस। पिछले टॉपिक में कोई भी डाउट होगी तो पूछ सकते हो आप बीच में मुझे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से पता चला है, एक वर्ड है आपका इक्यू, दूसरा है पोटेंशियल, तीसरा है सरफेस। मींस वैसा सरफेस जहां पे आपका पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, यानी कि क्या हो, इक्वल हो, वैसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल बोलेंगे। यानी कि कोई भी सरफेस है, ये सरफेस है, अब यहाँ पे पोटेंशियल चेक कर रहे हो, यहाँ पे पोटेंशियल 10 है, यहाँ पे पोटेंशियल 10 है, यहाँ पे पोटेंशियल 10 है, तो हर पॉइंट के ऊपर आपका पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल फाइंड करो। मान लो जी यहाँ पे बी ए है और यहाँ पे पोटेंशियल क्या था, बी बी, यहाँ पे भी कितना था 10 और यहाँ पे भी कितना था 10। अब दोनों पोटेंशियल का डिफरेंस ले लो, बी ए, जब बी बी माइनस बी ए करोगे, यानी कि 10 माइनस 10 करोगे, कितना मिल जाएगा, 0। मींस पोटेंशियल डिफरेंस इन केस ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस में क्या होता है, आपका 0 होता है। ऊपर देखो स्टेटमेंट भी यही लिखी होगी जो मैंने अभी यहाँ पे आपको एग्जांपल देके समझाया। क्या लिखा हुआ देखो, एनी सरफेस ओवर विच द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, यानी कि कांस्टेंट मतलब सेम, is called equipotensial surface. In other words, the potential difference between any two points, potential difference होगा कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में, कहां पे, on equipotential surface is क्या, वो क्या बोलेंगे उसको, 0 बोल देंगे। कितना आ जाता है हमारा, 0, जो मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल दी। क्लियर है बात सभी को, कोई डाउट है? ओके अब प्रॉपर्टीज देखते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, क्या क्या प्रॉपर्टीज है हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस की। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी, वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। बोलता है कि जो काम करना पड़ता है हमें किस केस में, इक्विपोटेंशियल सरफेस, आपका कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मान लीजिए आपके पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई भी हो सकता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही क्या है, क्या कि हर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, पोटेंशियल सेम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा आपका, सेम होगा। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है तो मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इस सरफेस के यहां से लेके मुझे यहां तक चार्ज लेके आना है, तो क्या मेरा जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ये तो होगी प्रॉपर्टी। अब इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, क्या ये सच में है या ऐसे ही गप मार रहा हूं मैं यहाँ पे, तो समझ लेते हैं। देखो मान लीजिए एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है आपका बी, कहाँ पे लाई कर रहा है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे लाई कर रहा है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे दो पॉइंट है, जैसे ये सरफेस है, यहाँ पे बी ए है और दूसरा पॉइंट आपका बी बी। तो मैं कह रहा हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब ही यही है कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या होंगी, बराबर होगी, क्योंकि पोटेंशियल सेम है। तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी, तो मैं यही तो लिखूंगा बी ए इक्वल टू बी बी, पोटेंशियल सेम है। तो हमें पता है वर्क डब्ल्यू ए बी, ए से लेके बी तक चार्ज को लेके जाने में, कौन सा चार्ज, क्यू नॉट चार्ज को लेके जाने में कितना काम करना पड़ता है, बी बी माइनस बी ए। दोनों वैल्यू सेम है, तो मान लीजिए किसके बराबर है, v के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा, इक्वल टू v माइनस वी इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज वर्क a से लेके b तक, नीचे क्या था, q नॉट, q नॉट को इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 0 के साथ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क कितना आ जाएगा, WAB कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखो शॉर्ट में यहाँ पे प्रूफ भी किया हुआ है और मैंने यहाँ पे लिख लिख के आपको समझा भी दिया। कोई डाउट हो पूछ लेना इसमें कि वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तब तक मैं चलता हूं, अगर किसी को इस टॉपिक में, इस प्रॉपर्टी में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कहता है कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या सच में ऐसा होता है, देखते हैं हम प्रूफ करके क्या होता है कि नहीं होता है। तो मान लीजिए इसको प्रूफ करने के लिए, मान लीजिए आपका डीएल क्या है, एक स्मॉल डिस्टेंस है, किसके ऊपर, ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू विच यूनिट चार्ज इज कैरिड। समझते हैं इसको, बात को, क्या मतलब है इसका। देखिए मान लीजिए आपके पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, या आपके पास कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है, ओके। आपने यहाँ पे एक क्या मान लिया, एक लेंथ मान ली, कितनी लेंथ मान ली, स्मॉल डिस्टेंस मान लिया, जिसके ऊपर आपको एक क्या करना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करना है। तो कितनी लेंथ मान ली मैंने, डीएल, मींस यहां से लेके यहां तक एक लेंथ मान ली, कितनी, डीएल। इस लेंथ के ऊपर मुझे चार्ज मूव करवाना है, कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, माने कि +1 कूलम चार्ज को मूव करवाना है। तो इस केस में
हमें अगर प्लस पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाना है तो मुझे तरीका कौन सा यूज करूंगा, सिंपल सी बात है, तरीका कौन सा यूज करूंगा, हमें पता है डीएल के ऊपर, यानी कि ई डॉट डीएल। ये कैसे लिख दिया मैंने, ई डी डॉट डीएल, पता है ना सभी को, एफ डॉट डीएल होता है। एफ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि एफ इक्वल टू क्यू ई होता है। एफ इक्वल टू किसके बराबर होता है, क्यू ई के बराबर। क्यू कितना हमारा 1 है, इसलिए एफ इक्वल टू क्या हो जाता है, ई। तो एफ की जगह क्या आ जाएगा, ई डॉट डीएल। इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम टोटल वर्क फाइंड करने के लिए, इसलिए ये इंटीग्रेशन। तो चलो इंटीग्रेशन आप फिलहाल छोड़ ही दो, क्योंकि आप थोड़े से वर्क फाइंड कर रहे हो। लेकिन ई डॉट डीएल की बात कर रहा हूँ, ये आपको क्या दे रहा है, किस्म का वर्क दे रहा है। ये आपको क्या, ई डॉट डीएल क्या होता है आपका वर्क। लेकिन आपको पता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, फर्स्ट प्रॉपर्टी में मैं आपके साथ अभी डिस्कस करके आया, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर जो वर्क किया जाता है वो क्या होता है, जीरो। यानी कि ई डॉट डीएल क्या हो जाएगा आपका, जीरो। और ई डॉट डीएल को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ई डीएल cos थीटा। हाँ जी बॉस, क्या हो गया बॉस, माइक ऑफ रखो। ओके, ई डी एल कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, जीरो के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, क्या क्वेश्चन उठेगा कि ये जीरो किसकी वजह से आया, क्या ई की वजह से आया, क्या डीएल की वजह से आया, क्या कॉस थीटा की वजह से आया। ये आपका ये जो जीरो है ये किसकी वजह से आया। तो क्वेश्चन का आंसर देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें तो यहाँ पे चार्ज तो 100% होगा। अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, तो मीन्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। दूसरा आ जाएगा डीएल। ये डीएल किसकी, ये डीएल क्या है, डीएल हमने तो कंसीडर किया था कि ये कोई लेंथ है। जिस चीज को हमने कंसीडर ही कर लिया कि कोई लेंथ है, तो लेंथ अगर हमने कंसीडर कर ली तो वो जीरो थोड़ा ना हो सकती है, मीन्स डीएल भी जीरो नहीं हो सकता। तो जीरो क्या हुआ होगा आपका, कॉस थीटा रहा होगा। जीरो किसकी वजह से आ रहा है आपका, कॉस थीटा की वजह से। तो आप लिखोगे सिंस ई एंड डीएल कैनॉट बी जीरो, कैनॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकते। तो देयरफॉर जीरो किसकी वजह से आया, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा जीरो कब आता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। देयरफॉर थीटा विल बी 90 डिग्री, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 90। और ये थीटा क्या चीज है अभी, ये थीटा एंगल है किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और डीएल के बीच में। हमने यही तो प्रूव करना था कि 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर। यही तो प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, देखो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किसके, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए कैसे प्रूफ हुआ, ये आपका ये जो डीएल है ये किसके ऊपर था, इक्विपोटेंशियल सरफेस के अलोंग था ऐसे करके। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई डॉट डीएल क्या आ रहा है आपका, दोनों के बीच में एंगल कितनी आ रही, 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ हो सकता है, मींस इसके दोनों के बीच में एंगल कितनी होगी आपकी, 90 डिग्री। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल होती है वो कितनी होती है, 90 डिग्री। मींस ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्लियर होगी ये बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारे पास सिर्फ 9 मिनट्स बचे हुए हैं, 8 मिनट्स बचे हुए हैं। The spacing between the equipotential surface enable us to identify the region of strong and weak field। वही बात आ गई कि अगर जो स्पेसिंग होती है आपके किसके बीच में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में, वो हमें डिसाइड करके बताती है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो देखो इक्विपोटेंशियल, आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है इलेक्ट्रिक फील्ड की केस में भी, कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर डेंस होंगी तो आपका फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। अगर ये ज्यादा आपके एक दूसरे से पास दूर दूर होंगी, यानी कि क्या होंगी, ये स्कैटर्ड होंगी, तो आपका जो फील्ड होगा वो क्या होगा, वीक होगा। सेम कहानी यहाँ पे है, सेम कहानी यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है, स्पेसिंग बिटवीन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एनेबल अस टू आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक फील्ड के बारे में हमें बताती है। यहाँ पे ये फार्मूला लिखो, ये आपको समझ नहीं आएगा, इसकी हमने डेरिवेशन करनी है बाद में, ये कहाँ से आया। अल्टीमेटली आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी ज्यादा आपकी क्या, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जितना जे ज्यादा होगा उतनी जे वैल्यू क्या होगी,
कम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब ये कैसे आया ये बाद में पता चलेगा जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझो। जैसे हमने देखा था कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर गए तो उस पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिलेंगे, देयर वुड बी टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज नॉट पॉसिबल। देखो सिंपल सी बात है यार, हम बात ही कर रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस की, हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस की। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब मान लें इस पूरे सरफेस के ऊपर कितनी वोल्टेज है, 10 वोल्ट है। मैं एक और इक्विपोटेंशियल उठा के ले आता हूं जिसकी पूरे सरफेस के ऊपर कितनी वोल्टेज है, 12 वोल्ट। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाए, जैसे मेरे पास ये एक सरफेस है और ये दूसरा सरफेस है, देखिए ये दो सरफेस हो गए। ये जो आपका सरफेस मोबाइल ये जो दिख रहा है आपको, ये मान लीजिए कितना है, 10 वोल्ट का, और ये कितना मान लीजिए 12 वोल्ट का। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करके जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा इस सरफेस की 10 है और इसकी क्या है 20। जी यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे के साथ, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है वहां पे पोटेंशियल दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन इसका तो 10 था, इसका कितना था, 12 था। दोनों का अलग अलग है, तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या कि दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए, ये पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ पे वही कहा हुआ है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर गए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, पर ये पॉसिबल नहीं होता। कोई भी डाउट होगी पूछना, इसमें क्या मतलब था इसका, अगर किसी को समझना है। नेक्स्ट चलते हैं। कोई एक चार्ज है, कोई एक चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, जैसे ये चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक, जैसे पॉजिटिव चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरफ होती है, बाहर की तरफ। क्यों होती है बाहर की तरफ, ये मैंने समझाया हुआ है आपको। ठीक है, मैं वापिस रिपीट नहीं करूंगा इस चीज को। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की ऐसे बाहर की तरफ है। अब मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है। इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो क्या होगा, अगर मैं इस चार्ज की वजह से बात करूं तो इसके, अगर मान लो 3 सेंटीमीटर के ऊपर ये पॉइंट है, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, सेंटर से यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो डिस्टेंस मैं क्या ले रहा हूँ, सेम ले रहा हूँ 3 सेंटीमीटर। तो ये सारे पॉइंट्स को आप क्या कर दो, ऐसे करके जोड़ दो, तो आप क्या देखना, ऐसे करके सर्कल बन जाएगा। ये सर्कल बनने का मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि ये चार्ज मान लीजिए कितना 10 कूलम का, यहाँ पे क्या होता है कि ये कांस्टेंट होता है, नीचे क्या होता है आर, आर स्क्वायर नहीं होता आर होता है। आपको क्या मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला मिल जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक चार्ज पे, दूसरा किस पे, डिस्टेंस पे। अगर चार्ज तो ये कितना है 10 कूलम भी है फॉर एग्जांपल, क्योंकि चार्ज आपका कांस्टेंट रखा हुआ मैंने यहाँ पे, पॉइंट चार्ज। अब हो क्या रहा है, सिर्फ आप डिस्टेंस को देख रहे हो। डिस्टेंस अगर बराबर ले रहे हो सेंटर से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो एक किस्म का क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। अगर ये रेडियस बन रहा है, इक्वल वैल्यू है सारी की सारी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सर्कल। सेम सभी पॉइंट्स को एक इक्वल डिस्टेंस पे आप मेजर करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सर्कल। यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक सर्कल। ये सर्कल क्या बता रहा है हमें, सर्कल हमें यहाँ से ये सीखने को मिल रहा है कि एक आपका कोई पॉइंट चार्ज हो, कोई भी एक पॉइंट चार्ज हो, उसके अराउंड जो आपका पोटेंशियल बनता है, उसके अराउंड जो आपका पोटेंशियल बनता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो बनते हैं, वो हमेशा कैसे होते हैं, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होते हैं। जहां पे आपको दिख रहा है ये सर्कल है, पर सर्कल नहीं बनते आपके एक्चुअल में, क्या बनते हैं, स्फेरिकल सरफेस बनते हैं। कैसे स्फेरिकल सरफेस बनते हैं, एक बार देखना। पॉइंट चार्ज आपका कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। एक्चुअल में बात करें, जो चार्ज होता है सर्कल की फॉर्म में नहीं होते हैं, कैसे होता है, स्फेरिकल, एक बॉल की तरह होते हैं। तो अगर वो बॉल की तरह है, तो जैसे ये आपके पास एक मान लीजिए चार्ज है, अगर ये चार्ज है, इस पॉइंट के ऊपर भी पोटेंशियल 10, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 10, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 10, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 10, इस पे भी, सभी जगह पोटेंशियल 10, मींस डिस्टेंस अगर आप सेम लेते जा रहे हो, उन सारे पॉइंट्स को जोड़ दो तो एक आपका क्या बन जाएगा, स्फीयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आपका एक स्फीयर बन जाएगा। पर आप 15-15 डिस्टेंस पे चेक करो, सभी जगह सभी पॉइंट पे आपको देखना पोटेंशियल इस चार्ज की वजह से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। उन सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दो, जब उन सारे पॉइंट्स को आप जोड़ दोगे, आप देखना आपको पोटेंशियल जो मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, आपको इक्वल मिलेगा। तो मीन्स आपको जो पोटेंशियल मिल रहा है एक चार्ज की वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से, वो कैसा मिल रहा है आपको, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेसेस मिल रहे हैं, जिसका सेंटर उन स्फेरिकल सेंटर का, उन स्फेरिकल जो आपके सरफेसेस बन रहे हैं उनका जो सेंटर होगा, वो सेंटर क्या कहलाएगा आपका, वो चार्ज का सेंटर कहलाएगा।
क्लियर हो गई बात। मैंने ये सिंपल सी बात करी, जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से, वो कैसे बनते हैं आपके कंसेंट्रिक स्फेरिकल नेचर के बनते हैं। उन कंसेंट्रिक स्फेरिकल जो स्फेरिकल नेचर के जो सरफेसेस बने, उनका जो सेंटर होता है, सभी का जो सेंटर होता है वो कहाँ पे होता है आपका, चार्ज के ऊपर होता है। चार्ज का भी कहाँ पे, चार्ज के सेंटर पे, मीन्स इसका जो सेंटर होगा, ये रेड कलर से दिखाता हूँ, ये यहाँ पे सभी का सेंटर होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। आई होप आपको बात क्लियर होगी। मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझ आ जाए, फिर भी कोई डाउट होगी तो पूछना। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर प्लेन नॉर्मल टू एक्स एक्सिस। देखो सिंपल सी बात है सॉरी ये आपका एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है, ये तीसरा सरफेस है, ठीक है। और यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। देखो सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश करना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे करके, ये सारी क्या है इलेक्ट्रिक, जो ब्लू कलर की दिख रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये प्लेन के ऊपर नहीं है, ये ऐसे करके है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, ऐसे 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 करके है, ऐसे ऐसे करके जा रही है। जिस मेरी फिंगर्स दिख रही है ना, ये फिर यहाँ से ऐसे 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 करके जा रही है सारी, ठीक है। पीछे भी है, इधर भी है, इधर भी है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फैली हुई है। तो मैं जैसे यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होगी, यहाँ से भी निकल रही होगी, इन सारे पॉइंट्स को देखूं, यहाँ पे सभी जगह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा। इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं तो यहाँ पे मुझे एक रेक्टेंगुलर क्या मिल जाएगा, सरफेस मिल जाएगा। सेम यहाँ पे मैं चेक करूंगा, यहाँ पे भी मुझे रेड कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो कहता है कि ये सारी लाइंस क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। मुझे ये बात बतानी थी, इसी के साथ ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, हमारे पास सिर्फ 20-30 सेकंड बचे हुए हैं सॉरी, किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैव एनी डाउट?